सपोज करो ये आपकी कोई लीफ है, ठीक है। लीफ दिखी आप लोगों को, ठीक है। हम क्या करते, जैसे आपकी जो लीफ है इसका हम इतना पार्ट फाड़ देते हैं, ठीक है। और इसको इस तरह से फाड़ोगे आप, जैसे आप इसे कागज़ को फाड़ते हो ना, तो कभी कभी कैसे कागज़ को फाड़ के देखना, बीच में से बहुत ही हल्की सा ना वो दिखता है आप लोगों को कि जैसे इसमें रेसे से दिख रहे होंगे आपको एकदम से हल्के हल्के से। तो इस तरह से आपका क्या होता है, प्लांट में भी आता है, ठीक है। तो जो आपकी लोअर और अपर एपिडर्मिस होती है उसके बीच की जो झिल्ली होती है, आप क्या करते हो उसको लेते हो, यानी कि आप उसको ब्लेड से फिर कट कर देते हो। आपने प्लांट का इतना सा पार्ट लिया है, 1 स्क्वायर mm पार्ट लेना है, ठीक है। अब जो आपके स्टोमेटा होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, ये आपके प्लांट को क्या करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है प्लांट में, यानी कि इनहेलर एक्सहेल करते हैं, ये आपके स्टोमेटा के थ्रू होता है, जिससे क्या होता है, ये मतलब प्लांट का रेस्पिरेटरी पार्ट होता है जो आपके स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। अब वो हम क्या करते, जो आपको 1 स्क्वायर mm पार्ट आपने लिया है लीफ से, इसके अंदर हम उन्हें काउंट करते हैं कि पर स्क्वायर mm के अंदर आपके कितने नंबर्स ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट है। स्टोमेटा कैसे होते हैं आपके, कुछ इस तरह से होते हैं, मतलब बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है उनका, ठीक है ना। तो आपको बस इसमें ये काउंट करना होता है कि पर स्क्वायर mm यानी कि 1 स्क्वायर mm के अंदर आपके कितने नंबर्स ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट हैं, सिर्फ इसमें आपको ये चेक करना है अभी, ओके। तो इसमें लिखो, इतना समझ में आया आप लोगों को कि क्या करना है, पक्का समझ में आया, ठीक है। इसमें लिखो द एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा, द एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर mm ऑफ द पर स्क्वायर mm ऑफ द एपिडर्मिस of the leaf, per square mm of the epidermis of the leaf। इतना लिखा। अब एपिडर्मिस क्या होता है, मैंने बताया आपको अभी, अपर और लोअर दो एपिडर्मिस प्रेजेंट होते हैं प्लांट में, ठीक है। आप कोई भी प्लांट का अगर सेक्शन कट करते हो, टीएस कट करोगे, तो उसमें आपको एपिडर्मिस मिलती है, ठीक है। तो आपको उसमें बस ये चेक करना है कि आपको उस एपिडर्मिस में, यानी कि उस स्क्वायर mm में जो आपके एपिडर्मिस प्रेजेंट है उसमें आपको कितने नंबर ऑफ स्टोमेटा मिले हैं, हम उन्हें काउंट करते हैं, ठीक है। अब सेकंड लिखो, स्टोमेटल इंडेक्स, स्टोमेटल इंडेक्स। इसमें लिखो द परसेंटेज which the number of stomata, which the number of stomata to the total number of epidermal cell, to the total number of epidermal cell। इतना लिखा। अब इसमें क्या है आपका, हाँ दोबारा रिपीट करूँ, टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल, लिखा है इतना।
अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट मैंने आप लोगों को बोला जो आपका पर स्क्वायर mm है, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, जो आपके इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं उसमें आपको केवल क्या करना होता है, स्टोमेटा के जितने नंबर है वो काउंट करने होते हैं, ठीक है। सपोज़ करो आपके 1 स्क्वायर mm में आपको 6 या 7 आपके क्या मिले, स्टोमेटा मिले हैं। ये आपके स्टोमेटा हैं, बहुत ही छोटे छोटे से, इतने ही छोटे होते हैं, ठीक है ना। अब आपकी इसमें साथ में एपिडर्मल सेल बोली है। अब वो क्या होती है, वो जो आपकी क्या करती है, कनेक्ट करती है इसको एक दूसरे से, ठीक है। इस तरह से क्या करते हैं, कनेक्ट होती हैं। तो ये आपकी क्या होती है, एपिडर्मल सेल होती हैं सारी। तो इनको क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। जैसे इसका एक फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला लिखो पहले। SI इज इक्वल टू, यानी कि ये आपका फॉर्मूला, SI इज इक्वल टू यानी कि स्टोमेटल इंडेक्स इक्वल टू S अपॉन ES, यानी कि स्टोमेटा अपॉन एपिडर्मल सेल प्लस स्टोमेटा इंटू 100 लिखा। ठीक है। E इज इक्वल टू क्या होता है आपका, नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल। E इज इक्वल टू नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल इन द सेम यूनिट एरिया, यानी कि जो आपका पर स्क्वायर mm है उसकी बात हो रही है, ठीक है। और S इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया, सेल इन द सेम यूनिट एरिया। और S इज इक्वल टू आपका नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया। और SI इज इक्वल टू स्टोमेटल इंडेक्स। SI इज इक्वल टू स्टोमेटल इंडेक्स। लिखा है इतना। ठीक है। अब देखो मैंने अभी यहाँ पे ये बनाया ना, स्टोमेटा बनाई, साथ में आपकी एपिडर्मल सेल बनाई है। अब ये आपका क्या है, पर स्क्वायर mm है। तो यानी कि इस पर स्क्वायर mm के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टोमेटा, अगर आपके स्टोमेटा 6 हैं, ठीक है, साथ आपकी एपिडर्मल सेल, तो यानी कि एक कैसे काउंट करोगे, जब ये पूरी एक ऐसे करके कवर हो जाएगी, ठीक है ना, तब ये काउंट होगी। अगर ये बीच में से कहीं ऐसी होगी या कुछ होगी तो आप तब इसे काउंट नहीं करोगे। तो इसमें कितनी हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, ठीक है, 4 हो गई, ये होती काफ़ी हैं। तो हम सिर्फ सपोज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सपोज़ आपके नंबर ऑफ स्टोमेटा तो 6 हो गए हैं और नंबर ऑफ आपकी एपिडर्मल सेल कितनी हो गई, 23 हो गई है। प्लस आपने फिर से S लिखा था, यानी कि नंबर ऑफ स्टोमेटा 6 हो गया इंटू 100 हो गया, है ना। तो आप लोगों ने क्या किया, SI इज इक्वल टू 6 अपॉन 23 प्लस 6 इंटू 100। अब आप क्या करोगे, इस पूरे को कैलकुलेट करोगे तो जितना आपका आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, स्टोमेटल इंडेक्स, यानी कि पर स्क्वायर mm के अंदर सपोज सबका आंसर कितना आया आपका, 18 आया या फिर 19 आया। तो यानी कि आपका जो पर स्क्वायर mm के अंदर आपके कितने नंबर ऑफ स्टोमेटा टोटल प्रेजेंट है, 18 या फिर 19 ये प्रेजेंट है। इसकी कैलकुलेशन होती है, जो फॉर्मूला मैंने बताया आपको वो क्या होता है, S अपॉन E प्लस S इंटू 100, ठीक है।
नहीं, मैं सिर्फ सपोज बता रही हूँ ना कि आंसर जितना आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, स्टोमेटल इंडेक्स, जो आप उसकी कैलकुलेशन करोगे तो वो इस अकॉर्डिंग करोगे। ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट लिखो, वेन टर्मिनेशन नंबर, VEIN, वेन टर्मिनेशन नंबर। टर्मिनेशन मतलब जो आपके प्लांट में जो वेन्स हैं, ठीक है, आप लोग को वेन्स दिखती होंगी प्लांट्स के अंदर ही, तो उसमें क्या है कि जो वेन आपकी टर्मिनेट यानी कि टूट रही है, यानी कि वो आगे ग्रो नहीं कर रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेट बोलते हैं, यानी कि वहाँ पे वो क्या हो गई, ब्रेक हो गई है, अब उसके आगे कोई ग्रोथ नहीं है, तो हम उसे काउंट करेंगे। सेम डेफिनेशन इसी की तरह ही है, यानी कि उसी पर स्क्वायर mm के अंदर हम क्या चेक करते हैं, स्टोमेटल नंबर भी चेक करते हैं, स्टोमेटल इंडेक्स भी चेक करते हैं, वेन टर्मिनेशन नंबर भी चेक करते हैं, और आपका पैलिसेड रेशियो भी चेक करते हैं। ठीक है, तो वेन टर्मिनेशन नंबर में लिखना, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the number of vein veinlet veinlet termination per square mm of the leaf। टर्मिनेशन पर स्क्वायर mm of the leaf। यानी कि जहाँ पे से वेन क्या हो रही है, ग्रो करना बंद कर देती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेन टर्मिनेशन नंबर। नेक्स्ट है आपका पैलिसेड रेशियो, PALISADE, पैलिसेड रेशियो। इसमें लिखो, पैलिसेड रेशियो is defined as, पैलिसेड रेशियो is defined as average number of palisade cell, average number of palisade cell beneath each epidermal cell, BENEATH, each epidermal cell of a leaf, of a leaf। इतना लिखा, ठीक है। अब आपने क्या किया था, मैंने आपको ये बनाया था 1 स्क्वायर mm, है ना, इसके अंदर मैंने आपके छोटे छोटे स्टोमेटा बनाए थे इस तरह से, बनाए थे ना ये इस तरह से। ये आपकी सारी क्या हो गई, एपिडर्मल सेल हो गई है, जो आपस में इंटरकनेक्टेड होती है एक दूसरे से।
आपको दिख रहा है डायग्राम, है ना। अब जैसे देखो मैंने आपको बताया, जैसे ये सपोज आपकी वेन है, जो मैंने आपको वेन टर्मिनेशन बताया था ना। अब जैसे आपकी क्या है, ये वेन है, ठीक है। तो आप क्या, ये आपकी टर्मिनेट हो रखी है, यानी कि इससे आगे से कोई ग्रोथ नहीं है, यहाँ पे ये रुक गई है ना आप लोगों की। तो जैसे एक वेन आपकी यहाँ पे ये रुक, क्या कह रहे हो, हाँ ठीक है। तो एक वेन आपकी यहाँ पे ये टर्मिनेट हो गई है, एक वेन आपकी यहाँ पे ये टर्मिनेट हो गई है, एक आपकी यहाँ पे ये टर्मिनेट हो गई है, एक आपके यहाँ पे ये टर्मिनेट हो गई है, यानी कि जो आगे ग्रो ही नहीं कर रही है वो आपका क्या टर्मिनेशन होता है। तो हम क्या करते हैं, इनकी काउंटिंग करते हैं, फिर ये हमारे क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ वेन टर्मिनेशन नंबर हो जाते हैं। अब बात हो रही है पैलिसेड रेशियो की, तो वो क्या होते हैं, जैसे मैंने आपका ये बना हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक काउंट करेंगे, फिर दूसरा बॉक्स सा बना है, दो काउंट करेंगे, फिर तीसरा बॉक्स सा बना है, तीन काउंट करेंगे। तो इस तरह जितने भी आपके ये बने इनको काउंट करके, ठीक है ना, आप लोग क्या करते हो, पैलिसेड रेशियो निकालते हो। इसमें 16 पैलिसेड रेशियो बन रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि जो नंबर ऑफ पैलिसेड रेशियो होंगे वो आपके कितने होंगे, 16 होंगे। ये सब बस आप एक चार्ट सा बनाते हो, ये लीफ के अंदर आप जब चेक करते हो माइक्रोस्कोप में, तो एक ही जो आपने लीफ का स्क्वायर mm ले रखा उसी में आपको ये सारी चीज़ें दिख जाती हैं, ठीक है ना। बस इसके मेथड अलग अलग हैं, तो ये आपको अलग अलग देखना पड़ता है केवल। इतना समझ में आया। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट है आपका ट्राइकोम्स। अभी आपका ये सारा किसका चल रहा है, माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन का चल रहा है, ठीक है। हाँ, दो में कहाँ बंटवाए थे, हाँ बेटा वो सुनो, दो पता है क्यों है, आपने देखो गौर नहीं किया। मैंने फर्स्ट में आपको ड्रग इवैल्यूएशन लिखवाया था, उसमें आपका फर्स्ट था ऑर्गेनोलैप्टिक, माइक्रोस्कोपिक, फिजिकल इवैल्यूएशन तीसरा था ना आपका। तो जो फिजिकल इवैल्यूएशन मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिखा है, तो इसी का जो लॉन्ग पार्ट है, यानी कि जो लॉन्ग चार्ट है वो दूसरे पेज में बना रखा है। मैंने ऊपर मेंशन भी किया है कि वो फिजिकल इवैल्यूएशन है, ठीक है। हाँ, तो वो सारा आपका फिजिकल इवैल्यूएशन के अंदर आता है। भले आपको इतना डीप नहीं पढ़ना है, आप बस इसमें से कुछ पॉइंट भी याद करोगे तो इनफ है। पर क्या होता है ना, एग्जाम में टाइम नहीं मिलता है लिखने का, तो उस केस में अगर आप इसका जैसे फ्लो चार्ट भी बना दोगे ना, तो नंबर इजीली गेन कर सकते हो आप इसमें, ठीक है। हाँ, तो वो जो आपका सेकंड मैंने चार्ट बनाया वो आपका फिजिकल इवैल्यूएशन का चार्ट है तो आपका पूरा ड्रग इवैल्यूएशन के अंदर, लेकिन एक ही में इतना पूरा नहीं आया ना वो, तो इसलिए मैंने वो अलग से बना दिया था। क्योंकि आप चेक करना, हेडिंग सारी इधर लिखी हुई है, अब उन हेडिंग के अंदर भी उनकी सब हेडिंग्स होगी, तो वो वहाँ मेंशन करा हुआ है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तो बस ऐसे ही होंगे, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट आपका ट्राइकोम्स। बेसिकली ट्राइकोम्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ये प्लांट, इसे प्लांट हेयर भी कहते हैं, ठीक है। जो कि क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है प्लांट को, कि ताकि बाहर से उसमें कोई भी क्या हो, जो अदर्स जो इन्वायरमेंटली जो उसमें ग्रोथ होती है बैक्टीरिया माइक्रोब्स की या कुछ और, मतलब आप अडल्ट्रेशन बोल सकते हो, वो चीज़ ना हो सके, तो वो क्या करता है, एक तरफ से प्लांट हेयर का काम करता है ट्राइकोम्स। तो इसमें लिखो एन इलोंगेट ट्यूबुलर ELONGATED elongate tubular TUBULOR tubular outgrowth of an epidermal cell,
an epidermal cell is termed as या फिर it is called as trichomes or plant hair. Trichomes or plant hair, HAIR. An elongate tubular outgrowth of an epidermal cell is termed as trichomes or plant hair. लिखा? लिखा आप लोगों ने? ठीक है, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल में दिखा रही हूँ, एक प्लांट का टीएस है, ठीक है, ये देखो टीएस सेक्शन इस तरह से होता है, ठीक है ना। तो जो आपकी धतूरा लीफ है ये उसका टीएस सेक्शन है। तो मैंने आपको क्या बताया अभी कि ये आपके क्या होते हैं, इलोंगेट ट्यूबुलर होते हैं, ठीक है, यानी कि आपके क्या होते हैं, इलोंगेट यानी कि लॉन्ग भी होते हैं, साथ में ट्यूब शेप में भी होते हैं, ठीक है। और इनके ना साइज़ अलग अलग होते हैं, यानी कि आपके इलोंगेट भी होते हैं, कुछ आपके राउंड भी होते हैं। तो जो आपका ये वाला ट्राइकोम्स है वो आपका इलोंगेट ट्राइकोम्स है, या इसको आप कवरिंग ट्राइकोम्स भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपके क्या होते हैं, एपिडर्मल सेल, देखो यहाँ पे एपिडर्मिस लिखा हुआ है ना, तो ये क्या कि अपर एपिडर्मिस हो जाती है, ठीक है, ये अपर होती है, और ये आपकी जो नीचे वाली है ये आपकी लोअर एपिडर्मिस हो जाती है। तो बेसिकली ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आपके अपर या फिर लोअर एपिडर्मिस सेल पे प्रेजेंट होते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है ना आप लोगों को कि आउटग्रोथ ऑफ एन एपिडर्मल सेल, तो वो यही है आपके अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। देखो यहाँ लोअर पे भी आपके ट्राइकोम्स बने हुए हैं, है ना, इधर देखो यहाँ भी ट्राइकोम्स बने हुए हैं। तो ये आपके क्या होते हैं, जो एपिडर्मिस सेल होती है प्लांट में, उनके बाहर यानी कि उनके आउटर पे ये प्रेजेंट होते हैं। और वो चाहे तो अपर में हो सकता है, चाहे तो लोअर में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं आप, ट्राइकोम्स। एक ट्राइकोम्स आपका ये है छोटा, ये आपका कैसे ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स है, यानी कि आप बोलते हो ना इस तरह से होता है, ये इस तरह से होता है कुछ, फिर इसके ऊपर ऐसे करके ये इस तरह से होता है, ठीक है। प्लांट में तो इसी तरह से दिखेगा आप लोगों को। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, इतना आप लोगों को इसमें पढ़ना नहीं है डिप्लोमा में, तो इसलिए मैं आपको ये सिर्फ इनके शॉर्ट्स बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो दूसरा टाइप जो दे रखा है यहाँ पे इसका ट्राइकोम्स का, यहाँ पे लिखा है ना ब्रैकेट में, तो इसे आप बोलते हो कवरिंग ट्राइकोम्स। ये एक होता है कवरिंग, एक होता है आपका ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स, ठीक है। दिखे आपको? ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, ट्राइकोम्स, जो कि आपके कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, अपर या लोअर एपिडर्मल सेल पे प्रेजेंट होते हैं प्लांट के। इसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखना, फंक्शंस, ट्राइकोम्स के फंक्शंस बता रही हूँ, ठीक है। फंक्शंस डैश करके लिख लो, प्रोटेक्टिव, सिक्रीशन ऑफ एसेंशियल ऑयल, सिक्रीशन ऑफ एसेंशियल ऑयल, या फिर आप लोग वॉलेटाइल ऑयल भी कह सकते हो। सिक्रीशन ऑफ एसेंशियल ऑयल, एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन ऑफ वाटर। यानी कि एक तो प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है प्लांट में,
ठीक है। दूसरा सिक्रीशन ऑफ एसेंशियल ऑयल, यानी कि जो भी ऑयल की सिंथेसिस होती है प्लांट में, जो ऑयल बनता है, जैसे मैंथा से हो गया या क्लोव ऑयल हो गया या यूकेलिप्टस नीलगिरी का कुछ बोलते हैं, पेड़ या पत्तियाँ बोलते हैं, उसका यूकेलिप्टस का ऑयल हो गया। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। ठीक है, तो इनका जो सिक्रीशन होता है वो भी किसकी वजह से होता है, ट्राइकोम्स की वजह से होता है। और साथ साथ क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का सिक्रीशन भी इन्हीं की वजह से होता है। फंक्शंस में लिखो आगे से प्रोटेक्टिव, यानी कि तो प्रोटेक्टिव नेचर होता है इसका, मैंने आपको बताया था, इसलिए इसको प्लांट हेयर भी कहते हैं। दूसरा लिखो कॉमा करके, सिक्रीशन ऑफ एसेंशियल ऑयल, सिक्रीशन ऑफ एसेंशियल ऑयल, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन ऑफ वाटर। लिखा है इतना? ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो लाइकोपोडियम स्पोर मेथड। लाइकोपोडियम, LYCOPODIUM, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड। बेसिकली हम ये मेथड कब यूज़ करते हैं, ये आपका वैसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी आपका ये मेथड आता है। ठीक है ना, तो ये हम तब यूज़ करते हैं जब क्या होता है, जब हम नॉर्मली, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आप जैसे लीफ में चेक करते हो या पाउडर फॉर्म में जब आप ड्रग को करते हो तो उसमें चेक करते हो। जब हम लोगों को इन चीज़ों से क्या हो, जैसे स्टार्च ग्रेन होते हैं, पोलन ग्रेन आपने सुना होगा बायोलॉजी में, प्लांट्स में होते हैं पोलन या फिर स्टार्च होते हैं, तो जो इनकी काउंटिंग हम लोग करते हैं माइक्रोस्कोप में भी, तो वो आपका लाइकोपोडियम स्पोर मेथड के थ्रू ही करते हैं हम। ठीक है ना, इसका जो फॉर्मूला है वो लिख लो, N/W इंटू 94,000 इंटू 100 अपॉन S/M इंटू P लिखा, N/W इंटू 94,000 इंटू 100 अपॉन S/M/P। इसमें जो आपके N होगा, N क्या होता है आपका नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर, वो आपका स्टार्च भी हो सकता है या फिर आपका पोलन। स्टार्च जैसे आप पोटैटो लेते हो, ठीक है, तो अगर पोटैटो में आपको क्या बोलते हैं स्टार्च अगर काउंट करने होंगे तो आपका लाइकोपोडियम स्पोर मेथड के वजह से आप क्या करोगे, उसे काउंट करोगे। बिना इसके आप लोग ये कैलकुलेट नहीं कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ स्टार्च प्रेजेंट है आपके किसमें, पोटैटो में, जितना भी आपने अमाउंट उसका लिया होगा, यानी कि जितना भी आपने उसका एक्सट्रैक्ट लिया होगा उसमें। या फिर दही है तो दही में आप लोग देखते हो, दही में भी शायद करते हैं आप इसका एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और साथ में पोलन ग्रेन भी हम चेक करते हैं इसी मेथड से। एन में लिखो नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर, ब्रैकेट में लिखो स्टार्च ग्रेन, नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर, या फिर सिंपली लिख लो नंबर ऑफ स्टार्च ग्रेन। W में लिखो वेट mg ऑफ लाइकोपोडियम टेकन। लाइकोपोडियम एक पाउडर होता है, ठीक है ना, जिसे आपको mg में लेना होता है, तो आप जो इसका वेट करोगे वो mg में करोगे। S लिखो नंबर ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर
Lycopodium spore in the same field. 25 field. M में लिखना weight in mg of the sample. P में लिखना 2,86,000 यानी कि 2,86,000 in case of ginger starch grain powder. लिखा, ब्रैकेट में लिखो अब नेक्स्ट लाइन से लाइकोपोडियम स्पोर मेथड can be used for evaluate of powdered clove, ginger, etc. लिखा है इतना। ठीक है, बेसिकली हम कब करते हैं इसको यूज़, जब हमें क्या होता है, जैसे अगर हमें सिंपल स्टार्च ग्रेन चेक करने होते हैं, पोलन ग्रेन चेक करने होते हैं, तो अगर हम किसी और मेथड से करना चाहें तो सिंपली नहीं होगा। उसके लिए ये मेथड एक पर्टिकुलर एक मेथड होता है जिसके लिए हमें लाइकोपोडियम एक पाउडर आता है, ठीक है, यानी कि आप उसको केमिकल भी कह सकते हो, उसकी ज़रूरत पड़ती है। जब तक हमारे पास वो ना हो तब तक हम क्या करेंगे, इसका टेस्ट नहीं कर सकते या फिर हम ये चेक नहीं कर सकते कि हमारी ड्रग में कितना नंबर ऑफ मतलब कि आपका स्टार्च प्रेजेंट है या कितने आपके पोलन ग्रेन प्रेजेंट है। तो उसके लिए ये चीज़ होनी ज़रूरी है कि आपके पास लाइकोपोडियम जो केमिकल है वो होना ज़रूरी है। इसमें लिखो पाउडर ड्रग कैन बी इवेल्युएट बाय कंपैरिजन। Powder drug can be evaluated by comparison with lycopodium spore if it contains well defined characteristic particles which can be count or single layer tissue which can be traced traced after magnification
फॉर एक्चुअल एरिया कैलकुलेशन, एक्चुअल एरिया कैलकुलेशन, फुल स्टॉप। यानी कि जब हम नंबर्स ऑफ स्टार्स को, स्टार्स ग्रेन या पोलन ग्रेन को हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखा है ना ट्रेस आफ्टर ट्रेस, यानी कि जब हम क्या करते हैं उसको, एक इंस्ट्रूमेंट होता है आपका कैमरा लूसिडा नाम का, ठीक है ना। तो इससे हम क्या करते हैं, जो भी हमें चीज़ें माइक्रोस्कोप में दिखाई देती है, तो हम उस एक तरफ से क्या करते हैं, उस कैमरा लूसिडा में क्या करते हैं, उसकी एक मिरर इमेज बनाते हैं, जिससे कि हम क्या करते हैं, उस मिरर इमेज के थ्रू हम उस ड्राइंग को जो हमें माइक्रोस्कोप में दिख रहा है एज इट इज़ क्या करते हैं, ट्रेस करते हैं। जिस तरह से आप लोग जैसे बुक में आप लोगों को कोई डायग्राम बनाना है सपोज, ठीक है, किसी को तो आता नहीं है, कुछ बच्चे तो क्या करते हैं कार्बन कॉपी लगा करके क्या करते हैं, ट्रेस करते हैं, कुछ क्या करते हैं सीधा किताब को ही ऊपर रख देते, चढ़ा देते हैं कॉपी में, और फिर पेंसिल से बहुत डार्क सा ताकि उसकी छाप छूट जाए आपकी कॉपी में, करते हैं ना। तो उसी तरह से हम क्या करते हैं, जो मिरर इमेज शो होती है हमारी कॉपी में, किसकी, जो आपको माइक्रोस्कोप में दिख रहा है, उसकी जो मिरर इमेज शो होती है कॉपी में, हम उसको क्या करते हैं, ट्रेस कर लेते हैं। तो जब हम उन्हें ट्रेस कर लेंगे तभी तो हम उसे काउंट करेंगे कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ स्टार्स प्रेजेंट हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे ही देखेंगे तो हम तो काउंट नहीं कर पाएंगे ना माइक्रोस्कोप पे, उससे उसके लिए हमें ड्रॉ करना ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं, उसकी एक ड्राइंग कॉपी में कर लेते हैं, किसके थ्रू, कैमरा लूसिडा के थ्रू हम क्या करते हैं, उसकी ड्राइंग को कॉपी में बना लेते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, जितने भी आपके नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट है या फिर आपके नंबर ऑफ स्टार्स प्रेजेंट हैं प्लांट में, उसको हम क्या कर देंगे, जो आपका फॉर्मूला मैंने बताया उसमें पुट कर लेंगे, और फिर हम वहाँ से क्या कर देते हैं, उनकी परसेंटेज निकाल लेते हैं। अब नेक्स्ट लिखो फिजिकल इवैल्यूएशन। फिजिकल इवैल्यूएशन इसमें लिखो इवैल्यूएशन ऑफ द ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ important physical properties, evaluation of the drug on the basis of important physical properties or physical characteristic or physical characteristics of the active constituents is known as physical evaluation. अब हम किस किस मेथड से चेक करते हैं फिजिकल इवैल्यूएशन। फर्स्ट तो आपका दे रखा है यहाँ पे फॉरेन मैटर, यानी कि कोई उस फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स is known as physical evaluation. लिखा। अब फर्स्ट इसमें आता है आपका फॉरेन मैटर्स, यानी कि कोई भी अडल्ट्रेशन होनी नहीं चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, फॉरेन मैटर। जैसे कि आप देखते हो जीरा होता है ना हमारे पास में, और लगभग अजवाइन भी कुछ सेम होता है, बस थोड़ा सा छोटा होता है उसमें साइज़ में, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है कि हम किस तरह से चेक करते हैं, या तो उसमें वो मिक्स ना हो, वो एक तरफ से अडल्ट्रेशन हो जाती है, ठीक है ना। या फिर कई बार क्या होता है, जैसे जीरा है तो उनकी भी फर्दर अलग अलग क्या होती है, स्पीसीज़ होती है। तो सपोज़ करो हमें किसी एक स्पीसीज़ का चाहिए होगा और वो उनके पास नहीं होगी मार्केट में, तो ये क्या करते हैं कि उस दूसरी स्पीसीज़ का जो
होगा उसे मिक्स कर देंगे उसमें, तो एक तरफ से अडल्ट्रेशन होती है। फिर फॉरेन मैटर कहते हैं ना कि कोई और चीज़ इसमें ऐड हो रखी है, तो उससे हम क्या करते हैं, फॉरेन मैटर जो है हम चेक कर लेते हैं। दूसरा आपका आता है मॉइस्चर कंटेंट, यानी कि आपका जो प्लांट है, जो भी आपकी क्रूड ड्रग है, जो इफेक्टिव है जो पार्ट, ठीक है, हम उसमें क्या चेक करते हैं कि वो आपकी फ्री फ्रॉम मॉइस्चर हो, यानी कि उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ड्रग लेते हैं, ड्रग को हम क्या कर देंगे, ओवन में रख देंगे 105 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है ना, कुछ मिनट के लिए, जब तक कि वो आपकी क्या ना हो जाए, मॉइस्चर फ्री ना हो जाए, यानी कि जब पूरा मॉइस्चर निकल जाता है तो देन आप क्या करते हो, उसे कैलकुलेट करते हो। अब वो कैलकुलेट कैसे करोगे, जब आप लोग क्या करते हो, पहले क्रूड ड्रग लोगे तो क्रूड ड्रग को आप लोग वेट करोगे, ठीक है, उसमें जितना % क्या होगा, मॉइस्चर होगा। सपोज़ करो आपने कोई क्रूड ड्रग ली है, 10 ग्राम लिया आपने, ठीक है, पहला आपका उसका वेट क्या था, 10 ग्राम था। उसके बाद आपने उसको क्या किया, ओवन में रखा, ओवन में रख के आपने उसको 105 डिग्री पे रख दिया 10 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए, ठीक है। अब आपने जब उसे ओवन में रखा, आप उसे ओवन से बाहर निकालोगे, फिर उसको आप थोड़ी देर के लिए ठंडा होने को रख दोगे साइड पे डेसिकेटर में, जिसमें कि क्या मॉइस्चर नहीं जाता है। एक तरह का ये भी क्या होता है, जैसे बाउल टाइप का होता है डेसिकेटर, ठीक है ना, उसमें आप क्या करते हो, अपनी उस ड्रग को रख देते हो। जब आपकी ड्रग ठंडी हो जाएगी तो आप उससे फर्दर क्या करते हो, फिर से वेट करोगे। अब उसमें जितना % पहले मॉइस्चर, यानी कि आपकी ड्रग पहले 10 ग्राम थी, अब आपने उसको फिर से वेट किया, यानी कि जो मॉइस्चर, उससे कुछ तो मॉइस्चर उसका हटा होगा ना, तो आप उसको क्या कर देते हो, उससे माइनस कर देते हो। यानी कि आपने जब अपनी ड्रग निकाली बाहर किससे, ओवन से, तो उसका तब जो आप उसे फिर से मेज़र करोगे तो वो कितने ग्राम हो गई, तब तक 9.1 ग्राम हो गई, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप 2-3 बार इस मेथड को करते हो। कब तक करोगे, जब तक कि आपकी जो फाइनल वैल्यू है और जो आपकी इनिशियल वैल्यू है, ठीक है ना, वो आपकी सेम ना आ जाए। सेम ना आ जाए मतलब जैसे आपकी पहले 10 ग्राम थी, उसके बाद आपकी 9.1 ग्राम आई, उसके बाद शायद आपकी 8.0 ग्राम आई, उसके बाद आपकी 7.2 ग्राम आई, फिर जब आप फर्दर करोगे फिर वो आपकी 7.2 ग्राम आएगी। यानी कि जब ये सेम आपकी क्या होगी, 7.2 ही आ रहा है बार बार निकाल करके भी, तो आप क्या करते हो, 10 में से 7.2 को माइनस करके, ठीक है, अपॉन वेट ऑफ ड्रग, जितने ग्राम आपने ड्रग ली है उसको लोगे। वेट ऑफ ड्रग कितना था आपका, 10 ग्राम आपने लिए, तो 10 लिख करके इंटू 100 करोगे, फिर आप इसे कैलकुलेट करोगे, तो जितना आपका आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाता है, मॉइस्चर कंटेन हो जाता है। इतना समझ में आया, जो मैंने आपको मॉइस्चर कंटेन बताया। अभी क्या बताया, ज़रा बोलना तो बताओ, क्या बताया मेथड। हाँ, क्या, सागर, मोनीश, रोहित कुमार, सचिन सैनी, प्रेजेंट नहीं लगा रही हूँ, क्या पूछा मैंने अभी, अब रिपीट कर दो, जब कहा तब तो यस मैम कह रहे हो। हाँ, उसको 10 ग्राम में नहीं लाना है। अगर आपने सपोज आप जैसे किसी ड्रग को वेट करते हो ना, ठीक है, आपने उसे वेट किया तो उसका माना पहला वेट आपने उसका 10 ग्राम ले लिया, ठीक है, तब तो आपने उसका भी मॉइस्चर कंटेंट देखा नहीं है ना कि कितना उसमें मॉइस्चर था, कितना अब बाद में रहेगा। आपने 10 ग्राम तो पहले ड्रग ले ली, अब आप उसको फर्दर क्या करते हो, ओवन में रखते हो। ओवन में रखोगे आप उसको 105 डिग्री सेंटीग्रेड पे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए, ठीक है ना। अब ओवन में क्यों रखते हो, ताकि आपकी ड्रग ड्राई हो जाए, यानी थोड़ा सूख जाए, है ना। तो आप फिर जब उसको ओवन से बाहर निकालते हो तो आप क्या फिर से उसको वेट करोगे,
तो कुछ तो चेंज आएगा। 10 ग्राम थी पहले, उसके बाद कुछ और होगा ना, कम होगा वेट, क्योंकि मॉइस्चर तो हट गया उसमें से, है कि नहीं? ठीक है, अब एक बार तो आपने तो कर लिया, एक सेकंड पहले सुन लो, ठीक है। अब आपने वो तो कर लिया, सपोज़ आपकी पहले 10 ग्राम थी, सिर्फ सपोज़ करने के लिए क्या है, ठीक है, 10 ग्राम थी। फिर आपने जब उसको क्या किया, ओवन में रखा, दोबारा आपने उसको वेट किया, बाहर निकाल के वो आपकी 9.1 या 9.2 हो गई उस समय, मतलब थोड़ा कम हो गई ना, उसमें से 0.8 कम हो गया। आप उसी प्रोसेस को 2-3 बार रिपीट करोगे। कब तक करोगे? जब तक कि आपकी जो फाइनल वैल्यू, यानी कि जो आप लास्ट में जो करते हो, यानी कि लास्ट में आपका सपोज करो 7.1 आ रहा है, ठीक है, और उससे थोड़ा पहले जो आपने प्रोसेस की थी, अगर उसका भी 7.1 आ रहा है, वो आपकी फ़ाइनल और इनिशियल दोनों वैल्यूज अगर आपकी सेम आ रही है, तो आप क्या करोगे, उस केस में उसका परसेंटेज निकालोगे। यानी कि अगर लास्ट आपकी 7.1 आ रही है, तो आप क्या लिखोगे, 10 - 7.1 अपॉन वेट ऑफ ड्रग, जो कि आपकी क्या थी, 10 ग्राम ऑलरेडी थी, ठीक है ना। हाँ, इंटू 100। तो उससे हम क्या करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि हमारी ड्रग में कितना % मॉइस्चर प्रेजेंट था। फिजिकल इवैल्यूएशन में हम यही चेक करते हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपको एश वैल्यू बताया था पहले क्लास में, तो वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, वो आप लोग मुझे बताओगे क्या होता है। बाकी 2-3 मेथड और रह रखे हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी अब, ठीक है। एश वैल्यू में क्या बताया था मैंने आप लोगों को, ज़रा बताना मुझे।